नमस्कार, ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का सेकंड लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले मोमेंटम का। मोमेंटम को सीखने के बाद हम लोग बात करेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और फिर हम लोग पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के बाद हम लोग कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोमेंटम, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले मोमेंटम। यहां जो मोमेंटम हम लोग पढ़ेंगे उस मोमेंटम को हम लोग बोलेंगे लीनियर मोमेंटम। यानी हम लोग इस चैप्टर में जो मोमेंटम पढ़ने जा रहे हैं उसका एक और नाम क्या हो जाएगा? लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम दो तरह का होगा, आगे हम लोग देखेंगे। लीनियर मोमेंटम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहां पर जितना भी मोशन का बात हो रहा है, बॉडी में जो भी मोशन होगा वो एक क्या होगा? लीनियर मोशन होगा। तो यहां पर जो मोमेंटम हम लोग पढ़ेंगे वो होगा लीनियर मोमेंटम। लेकिन जब हम लोग रोटेशनल मोशन का बात करेंगे तो उस टाइम जो मोमेंटम होता है उसको हम लोग रोटेशनल मोमेंटम बोलते हैं, या वो उसको आगे मतलब वो सिलेबस 9th का सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको बोला जाता है, वो हम लोग आगे देखेंगे, क्लास 11th में देखेंगे, ठीक है। तो आज जो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम आपको अच्छा से समझ में आएगा तभी आप न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझ पाओगे। तो मोमेंटम क्या होता है? ये मोमेंटम जो होता है किसी भी जो मूविंग करता है उस बॉडी का एक प्रॉपर्टी होता है, जिससे हम लोग ये पता करते हैं कि मूविंग जो बॉडी मूविंग कर रहा है उस बॉडी के पास कैपेसिटी कितना है, यानी पावर कितना है। हर एक बॉडी के पास पावर रहता है, हर एक बॉडी के पास पावर रहता है, और उस किस कंडीशन पर है उस कंडीशन पर उसका पावर फैक्टर भी बदल जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं हम यहां पर खड़े हैं इस तरह से, तो मेरा अभी इस कंडीशन में पावर कुछ और है, लेकिन जब हम दौड़ेंगे तो उस टाइम क्या होता है? पावर, दैट मींस एनर्जी। अगर आप पावर का बात करते हो तो पावर का सीधा और सीधा संबंध होता है उसके पास कितना एनर्जी है, ठीक है। तो इस चीज को समझिएगा। मोमेंटम क्या होता है? पावर ऑफ बॉडी, यानी बॉडी का मतलब किससे रिलेटेड? मोशन में है, जो बॉडी मूविंग कर रहा है उस बॉडी का जो पावर रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। अब मान लेते हैं दो बॉडी है, ए और बी है। सपोज दैट यहां पर एक सड़क है, यहां पर एक आदमी जो है ये भी मूविंग कर रहा है, ये ए है, और यहां पर एक और बॉडी है, यानी एक और आदमी है, ये भी मूविंग कर रहा है इस डायरेक्शन में, और ये भी मूविंग कर रहा है, ठीक है। अब दोनों जो है मूविंग कर रहा है, लेकिन दोनों मूविंग कर रहा है, दोनों ही, यानी ये भी मोशन में है, दोनों मोशन में है, ठीक है। लेकिन जब कोई बॉडी मोशन में रहता है तो उसके पास वर्क डन करने का भी कैपेसिटी रहता है। याद रखिएगा, एक बात को अच्छा से समझ लीजिए कि अगर कोई बॉडी मूविंग करता है तो उसके पास वर्क डन करने का कैपेसिटी भी रहता है। दैट मींस उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पावर। पावर, अच्छा पावर क्या होता है? पावर का मतलब क्या होता है? वर्क डन करने का कैपेसिटी ही होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे और हम समझाएंगे कि पावर को वर्क डन करने का कैपेसिटी क्यों बोला जाता है। लेकिन अब यहां पर अभी समझिए कि मोमेंटम का मतलब हम पावर क्यों बोल रहे हैं? पावर ऑफ मूविंग बॉडी। पावर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो, जब कोई बॉडी मूविंग करता है तो उसके पास क्या रहता है? वर्क डन करने का कैपेसिटी रहता है। दैट इज कॉल्ड, यहां पर जो वर्क डन करने का कैपेसिटी उसी का कंपेयर हम पावर से कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों बॉडी मूव करेगा तो इसके पास क्या होता है? एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, जिसके कारण हम लोग ये डिफरेंट कर सकते हैं दोनों बॉडी में कि कौन सा बॉडी ज्यादा वर्क कर सकता है, ठीक है। कौन सा बॉडी ज्यादा वर्क कर सकता है, या कौन सा दो बॉडी एक जैसा वर्क कर सकता है, वो हम लोग एक कैरेक्टरिस्टिक, दोनों के पास एक कैरेक्टरिस्टिक रहता है, उससे हम लोग ये डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं इसका मोमेंटम। लीनियर मूव करता है तो लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, और जब ये रोटेशनल मूव करता है तो उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहां पर बात को समझिएगा, तो इसके पास जो कैपेसिटी है यानी जो पावर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? किसके पास? जो ऑब्जेक्ट मूविंग करेगा। याद रखिएगा ये दोनों मूविंग कर रहा है, तो जिसके पास जो मूविंग कर रहा है उसके पास क्या होता है? एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, जिसका कंपेयर करके हम लोग एक बॉडी का दूसरा बॉडी से कंपेयर करके हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि उस किसमें कितना कैपेसिटी है वर्क डन करने का, ठीक है। आगे हम रिलेटेड कर देंगे इसका भी कि मोमेंटम का रिलेशन वर्क डन से कैसे है, वो बात की बात। लेकिन अभी समझिए, द पावर ऑफ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। अब यहां पर क्या लिखेंगे? पावर ऑफ, है ना। द पावर ऑफ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड
मोमेंटम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोमेंटम बोलेंगे। लेकिन मोमेंटम बोलेंगे, लेकिन अगर वो लीनियर मूविंग करेगा तो उसको लीनियर मोमेंटम बोलेंगे, और नहीं अगर वो रोटेशनल मूविंग करेगा तो उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। लेकिन अब यहां पर बात यह है कि सर अगर ये मोमेंटम है तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैसे हमको पता लगेगा कि किस बॉडी का पावर ज्यादा है, किस मूविंग बॉडी का पावर कम है। तो इसको कैलकुलेट किया जाता है। The momentum of moving body is also defined as the product of velocity and mass of the moving बॉडी। यानी ये जो मोमेंटम है इसको हम लोग एक और तरीका से डिफाइन कर सकते हैं, यानी मैथमेटिकली अगर मोमेंटम को डिफाइन करेंगे, ये जो हम चीज लिखे हैं ये क्या है, मैथमेटिकली अगर हम लोग किसी का मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं मोमेंटम को, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास ऑफ द मूविंग बॉडी। प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास ऑफ द मूविंग बॉडी। देखिए अब हम क्या बोले कि मोमेंटम का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ मूविंग बॉडी। तो अगर मोमेंटम अगर पावर ऑफ मूविंग बॉडी है तो वह पावर कहां से जनरेट होगा, बॉडी का वेलोसिटी से, बॉडी का मास से। जिसके पास मास और वेलोसिटी ज्यादा रहेगा उसके पास मोमेंटम ज्यादा होगा, दैट मींस उसके पास मूविंग पावर ज्यादा रहेगा। जैसे अब एक बात को समझिएगा कि ये जो बंदूक से जो बुलेट निकलती है ना, बंदूक से जो बुलेट निकलती है उसके पास वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है लेकिन उसके पास मास बहुत कम होता है। तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है, मास बहुत कम होता है, इसीलिए वो कहीं हिट करता है तो बहुत अंदर तक चला जाता है। और बुलेट के पास इतना पावर होता है कि किसी का जान भी ले सकता है, किसी का जान भी ले सकता है। तो बुलेट के पास जो ये पावर आता है उसी पावर को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। उसी पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम। जब हम लोग मान लेते हैं पत्थर से किसी को मारते हैं, किसी को जब पत्थर से मारते हैं यानी पत्थर को जब हम लोग थ्रो करते हैं तो पत्थर के पास मास भी होता है, पत्थर के पास वेलोसिटी भी आ जाता है। तो पत्थर के पास मास और वेलोसिटी दोनों होने के कारण क्या है, उसके पास वो पावर जनरेट हो जाता है। कौन सा पावर, मोमेंटम वाला। मोमेंटम वाला पावर जनरेट हो जाने के कारण क्या है कि वो पत्थर जो है जिस दूसरे बॉडी पर हिट करता है उसको घायल कर देता है, यानी इंजर्ड कर देता है। क्यों इंजर्ड करने का कारण क्या है, क्योंकि उस पत्थर के पास मोमेंटम होता है। कभी कभी हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो जब गेंद ऊपर जाता है हम लोग उसको कैच पकड़ते हैं तो क्या होता है, हाथ में चोट भी लग जाता है कभी कभी। तो ये किसके कारण होता है, क्योंकि वो जो गेंद होता है, क्रिकेट का जो बॉल होता है उसके पास भी मास और वेलोसिटी दोनों होने के कारण क्या है, उसके पास भी मोमेंटम रहता है, जिसके कारण क्या है, चोट लगता है। तो आगे हम लोग इसके बारे में, इसका एप्लीकेशन को और अच्छा से देखेंगे कि कब मोमेंटम ज्यादा होगा, कब मोमेंटम कम होगा और कब मोमेंटम नहीं होगा। लेकिन मोमेंटम का मतलब क्या हो गया, मूविंग बॉडी के पास एक पावर आ जाता है, दैट पावर इज नोन एज मोमेंटम। और मोमेंटम को मैथमेटिकली अगर डिफाइन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। याद रखिए, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी जिसके पास मास है उसके पास मोमेंटम नहीं होगा तब तक जब तक उसके पास वेलोसिटी नहीं आएगा। तो यहां पर जो हम अभी बता रहे हैं कि मोमेंटम का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यहां पर देखिए कि जैसे अगर मान लेते हैं इफ m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड ये अगर मान लेते हैं v इज द वेलोसिटी, तो अब वेलोसिटी हो जाता है बॉडी का, ठीक है। तो मोमेंटम जो होगा वो मोमेंटम कितना हो जाएगा, मोमेंटम इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास के लिए हम लोग यहां पर लिखेंगे m और वेलोसिटी के लिखेंगे, वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे, v लिखेंगे। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया p इक्वल टू m इंटू v। तो याद रखिएगा p इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू v। तो अब यहां पर देखिए, अब एक बात को समझिएगा,
ठीक है। यहां पर जो मोमेंटम का जो फॉर्मूला आया P इक्वल टू एम इंटू वी, यही है मोमेंटम का फॉर्मूला। अब यहां पर m और जो v, अब यहां पर एक बात को समझ लीजिए, मोमेंटम जो होता है उसको P से डिनोटेड किया जाता है। अब यहां पर देखिए P इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया, मास इंटू वेलोसिटी। अब मास इंटू वेलोसिटी जो है, इसमें इस चीज को समझिएगा, मास जो होता है ना, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है जरूर, लेकिन मास को बताने के लिए हम लोग को डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। मास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। मास कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मास को बताने के लिए हम लोग को डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अब एक बात को समझिए, फॉर एग्जांपल अगर आप मान लेते हैं किसी दुकान में जाते हो और आप कुछ सामान खरीदते हो, जैसे मान लेते हैं आप 10 केजी आटा खरीदते हो या 2 केजी आटा खरीदते हो या कुछ भी खरीदते हो जो मास में उसको बोल रहे हो। जैसे अगर मान लेते हो 1 केजी दाल खरीदते हो या 1 केजी आटा खरीदते हो, तो क्या आप दुकानदार से कभी बोलते हो कि 1 केजी आटा नॉर्थ डायरेक्शन में दीजिए? तो आपका आंसर होगा कि नहीं, ऐसा हम लोग कभी नहीं बोले और ना कभी बोलेंगे, क्योंकि दुकानदार पागल बोलेगा अगर ऐसे बोलोगे तो। क्यों? क्योंकि मास को बताने के लिए आपको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होता है। तो मास, जिस क्वांटिटी को बताने के लिए आपको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जिस क्वांटिटी को बताने के लिए आपको डायरेक्शन की आवश्यकता होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी जो होता है क्या होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। और वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है, जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। तो यहां पर देखिए, ये जो है P, ये जो P मोमेंटम है इक्वल टू क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर। और एक बात याद रख लीजिए, जब भी किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन किसी वेक्टर से होगा तो रिजल्ट वाला क्वांटिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो यहां पर ये जो है, यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो मोमेंटम है ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, therefore momentum is a vector क्वांटिटी। ये क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। मोमेंटम क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अब यहां पर एक बात को समझिएगा, मोमेंटम अगर वेक्टर, जब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी है। तो इन वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग इसको लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म में, तो मोमेंटम के ऊपर तीर लगा देंगे, यानी एरो लगा देंगे। एरो हेड ही इंडिकेट करता है कि कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है या नहीं है। अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर होता है तो उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, हम लोग एरो हेड लगा देते हैं। अब एरो हेड लगा देंगे, मास पर हम लोग एरो हेड नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मास से वेक्टर थोड़ा होता है। तो अब हम लोग किस में लगाएंगे, वेलोसिटी में एरो हेड लगाएंगे। अब हमको ये बताइए कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में ये इस तरह से फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अगर मोमेंटम का आपका वेक्टर क्वांटिटी है और आपसे पूछेगा कि इसका डायरेक्शन किधर है, तो सीधा और सीधा इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसके तरफ। याद कीजिए, हम यहां पर वेलोसिटी इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखे थे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहां पर हम किसका, ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन किसके ओर बताए थे, डिस्प्लेसमेंट की ओर, ठीक है। एक्सीलरेशन का हम क्या बताए थे, एक्सीलरेशन a इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहां पर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर था, चेंज इन वेलोसिटी की ओर डायरेक्शन था, ठीक है। तो इधर जो वेक्टर रहेगा ना, उसी के ओर इधर वाला वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा। तो यहां पर जो p का डायरेक्शन है वो किधर हो जाएगा, वेलोसिटी की ओर, यानी डायरेक्शन ऑफ p इज अलोंग to the डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v, यानी p का जो डायरेक्शन है किसकी ओर हो जाएगा, v के डायरेक्शन की ओर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसका SI यूनिट का। अब मोमेंटम का अगर SI यूनिट का बात करेंगे तो मोमेंटम का SI यूनिट क्या होगा, देखिए आप लोग आराम से निकालिए। यहां पर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या, देखिए SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम का अगर ऐसा यूनिट हम लोग देखेंगे तो यहां पर आराम से निकालेंगे। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, यानी केजी। मास का यूनिट क्या होता है, केजी। और यहां पर क्या वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। क्या होता है वेलोसिटी का यूनिट, मीटर पर सेकेंड। अब दोनों यूनिट को कंबाइन करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग एक और तरीका से लिखते हैं, ये हो जाएगा केजी मीटर पर
पर सेकेंड, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड, ये और ये दोनों सेम है, तो इसका यूनिट क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड। ये कैसा क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन किधर होता है, जिधर वेलोसिटी के और डायरेक्शन होता है उधर ही इसका डायरेक्शन होता है। ये क्वांटिटी क्या है, द पावर ऑफ मूविंग बॉडी। अगर मान लेते हैं वेलोसिटी नहीं होगा, देखो दुनिया में जितना भी ऑब्जेक्ट है ना, दुनिया में जितना भी ऑब्जेक्ट है सबके पास क्या होता है, मास। मास होना ही होना है, मास होगा ही होगा, ठीक है। अगर सबके पास अगर मास है तो सबके पास मास है, तो मास तो कभी भी जीरो हो नहीं सकता है। लेकिन अगर मान लेते हैं इफ बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट, अगर मान लेते हैं कोई बॉडी जो है रेस्ट पर है, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर वेलोसिटी जीरो होता है तो उस टाइम मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम भी। मास तो कभी जीरो हो नहीं सकता है, तो मास तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि मास किसी का जीरो होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मास को मल्टीप्लाई कर देंगे जीरो से, तो रिजल्टेंट क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम जो है, जो बॉडी रेस्ट में रहेगा ना उसके पास मोमेंटम होता ही नहीं, ठीक है। देखिए जो बॉडी रेस्ट में है तो उसके पास मोमेंटम नहीं है, तो ये मोमेंटम क्वांटिटी किसके पर मतलब किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो बॉडी मूव करता है, मूविंग बॉडी का ही ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब हम लोग इसका देखेंगे स्पेशल कंडीशन, यानी मोमेंटम का स्पेशल कंडीशन भी अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मोमेंटम का स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए सबसे पहले तो आप देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। मोमेंटम इक्वल टू हो गया P इक्वल टू क्या हो गया, एम भी, एम इंटू भी। यानी मोमेंटम को अभी हम लोग क्या डिफाइन किए, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। अब जरा समझिए कि अगर मान लेते हैं इफ, इसका स्पेशल कंडीशन को समझिए, क्योंकि देखिए हम अभी क्या बताएं कि किसी भी बॉडी का मास कभी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। मास कभी भी किसी भी बॉडी का जीरो नहीं हो सकता। लेकिन एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन किसी भी सिस्टम ऑफ बॉडी का मास को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। किसी भी सिस्टम ऑफ बॉडी का मास को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, उसका हम एग्जांपल भी बताएंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं इफ मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, अगर मास ऑफ द बॉडी कांस्टेंट हो जाता है तो होगा मास ऑफ द बॉडी कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है कि P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V का। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V व्हेन मास ऑफ द बॉडी और मास ऑफ द सिस्टम विल बी कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में उस सिस्टम का या उस बॉडी का जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेलोसिटी का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इस चीज को भी समझ लेना बहुत जरूरी है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया, अगर आप वेलोसिटी को इंक्रीज करते हो तो मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ही होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम वेलोसिटी को टू टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो मोमेंटम भी 2 टाइम्स इंक्रीज करेगा। अगर वेलोसिटी को 4 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो मोमेंटम भी 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। अगर वेलोसिटी को हम लोग 10 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे तो मोमेंटम भी आपका 10 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है आपका, कंडीशन ये है कि मास आपका कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखिए अगर यहां पर वेलोसिटी और मोमेंटम एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे का वेरिएबल है, यानी एक दूसरे पर डिपेंडिंग है, एक दूसरे का फंक्शन है। मास और वेलोसिटी क्या है, एक दूसरे का फंक्शन है। तो अगर मास और वेलोसिटी एक दूसरे का फंक्शन है, अब इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मान लेते हैं मास और वेलोसिटी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखिए मास और वेलोसिटी का अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लेते हैं यहां पर देखिए मैंने ग्राफ ड्रॉ करता हूं, यहां पर देखिए ये मान लेते हैं ये हो गया आपका वेलोसिटी, सॉरी यहां पर अगर मान लेते हैं, हाँ यहां पर क्या हो जाएगा, सपोज दैट यहां पर P हो गया मोमेंटम और इधर हो गया वेलोसिटी।
P और V हो गया, ठीक है, यहां पर P और V हो गया। तो अगर यहां पर P और V है, इधर मोमेंटम को दिखा रहे हैं, इधर वेलोसिटी को दिखा रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर क्या, दोनों एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है, यानी इसको 1 टाइम करेंगे तो ये भी 1 टाइम, उसको 2 टाइम करेंगे तो ये भी 2 टाइम। तो यहां पर इस कंडीशन में देखिए इस कंडीशन में क्या होगा कि ग्राफ जो है ना एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ग्राफ क्या मिलेगा आपका, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है, ग्राफ याद रखिएगा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए यही स्ट्रेट लाइन तो बताता है कि प्रोपोर्शनल है, यही स्ट्रेट लाइन बताता है कि दोनों क्वांटिटी प्रोपोर्शनल है। इसको 1 टाइम बढ़ाओगे तो वो भी 1 टाइम बढ़ेगा, इसको 2 टाइम बढ़ाओ, 2 टाइम्स इंक्रीज करोगे तो मोमेंटम भी 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, तो तभी जाके आपको ग्राफ ऐसे मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि सर ये कंडीशन हम लोग को कहां देखने के लिए मिलता है। तो सपोज दैट कि अगर मान लेते हैं आप एक बाइक पर हैं, ठीक है, आपके पास हम 4 व्हीलर बना देते हैं ऐसे करके, मान लेते हैं मेरे पास एक 4 व्हीलर है, आप यहां पर क्या है आप यहां पर मान लेते हैं बैठे हुए हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो ड्राइविंग कर रहे हैं आप यहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन हम यहां पर इसको अंदर में नहीं दिखा रहे हैं, गाड़ी के अंदर नहीं दिखा रहे हैं, हम उसको ऊपर दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आएगा। अब यहां पर अगर मान लेते हैं ये एक सिस्टम बन गया, ठीक है, ये गाड़ी और ये लड़का जो यहां पर ड्राइविंग कर रहा है, ये दोनों मिला के हम एक सिस्टम ले रहे हैं। अब ये इसका अगर मास मान लेते हैं m है, इसका मास क्या है m है, और इस सिस्टम का वेलोसिटी कितना है v है। अब अगर v वेलोसिटी से चल रहा है, तो v वेलोसिटी अगर मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड है, तो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इसके पास अभी कुछ मोमेंटम है, यानी मोमेंटम है, इसका मतलब क्या है, इसका मूविंग पावर कुछ है। अब अगर मान लेते हैं ये वेलोसिटी को चेंज करता है, अब वेलोसिटी को चेंज कैसे करेगा, मान लेते हैं ये इंक्रीज करना चाहता है, तो इंक्रीज करने का तरीका क्या है, एक्सीलरेटर देगा। अगर ये एक्सीलरेटर दे रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो क्या इसका मतलब वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं ये एक्सीलरेटर दे रहा है तो गाड़ी का वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है यहां पर कि चाहे ये अपना वेलोसिटी को इंक्रीज करे, चाहे अपना वेलोसिटी को डिक्रीज करे, लेकिन पूरा गाड़ी का मास जो है, पूरा गाड़ी का यानी पूरा सिस्टम का जो मास है, टोटल सिस्टम गाड़ी प्लस वो जो आदमी बैठा हुआ, तो उस सिस्टम का जो मास है यहां पर मास चेंजिंग नहीं हो रहा। तो उस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में क्या है, अगर ये वेलोसिटी को बढ़ा रहा है तो इसका मोमेंटम बढ़ेगा, अगर इस कंडीशन में ये वेलोसिटी को घटाएगा तो इसका मोमेंटम क्या होगा, घटेगा। क्यों, मास क्योंकि यहां पर कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर एक सिंपल क्वेश्चन बनता है कि 2 बंदा है, ठीक है, यानी 2 खाली ट्रक है या 2 लोडेड ट्रक है, दोनों में सेम मास लोडेड है, ठीक है, दोनों का मास सेम है। एक ए जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है सॉरी, और बी जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो यहां पर मोमेंटम जो होगा, दोनों का चूंकि मास तो सेम है, तो यहां पर मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, जिसके पास वेलोसिटी ज्यादा है, यानी 30 किलोमीटर पर आवर वाला ट्रक का जो मास है, सॉरी मोमेंटम जो है वो ए वाला के मोमेंटम से ज्यादा होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी ज्यादा है, और वेलोसिटी ज्यादा है तो इस फॉर्मूला में डालेंगे तो मास सेम रहेगा, लेकिन वेलोसिटी में क्या होगा, ज्यादा होने के कारण उसका मोमेंटम भी आपका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा कंडीशन का। तो इसका जो दूसरा कंडीशन है, इसका दूसरा कंडीशन क्या है, देखिए इसका दूसरा कंडीशन को समझते हैं ठीक है। तो इसका दूसरा कंडीशन, तो अभी अगर मान लेते हैं हम लोग P इक्वल टू क्या देखें, m इंटू V। अब अगर मान लेते हैं हम अगर मास को कांस्टेंट, पिछले बार क्या किए थे, मास को कांस्टेंट किए थे, अब हम क्या करते हैं, वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है। इफ वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, उस टाइम क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाने के बाद क्या होगा, P जो है ना प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका मास का,
किसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा? मास का प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, पी किसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा? मास का। अब बोलोगे कि सर ये कब देखने के लिए मिलेगा? ठीक है कि आपका मास जो है कम होगा बॉडी का, तो यहां पर बॉडी का मास कम नहीं होगा, यहां पर सिस्टम ऑफ बॉडी का कम हो सकता है। जैसे कि देखिए, अब एक बात को समझिएगा, जैसे सपोज दैट यहां पर क्या है यहां पर एक रेलवे है, ठीक है, रेलवे ट्रैक है, ये एक रेलवे ट्रैक है। इस रेलवे ट्रैक पर मान लेते हैं एक ट्रेन इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, एक ट्रेन जो है इस तरह से आपका यहां पर मूव कर रहा है। तो एक ट्रेन अगर यहां पर मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे करके मान के चलिए कि एक ट्रेन जो है यहां पर मूव कर रहा है, एक ट्रेन जो है ये मूव कर रहा है, ये इस तरह से हम एक ट्रेन बनाए हैं। ठीक है, ये एक ट्रेन है मान के चलिए, इसमें बहुत सारा क्या होता है कि ये वो ट्रेन है जिसमें जो है ना मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने वाला, ठीक है, मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने वाला ये एक ट्रेन है। ठीक है, तो मटेरियल ट्रांसपोर्ट, या यूं समझिए मेरे पास एक ट्रक है जिसमें कोल जो है यानी कोयला लोडेड किया हुआ है, एक ट्रक है जिसमें कोयला लोडेड किया हुआ है, इसमें पूरा कोयला लोडेड किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें पूरा कोयला लोडेड किया हुआ है। अब ये क्या कर रहा है ना, ये पूरा सिस्टम का अगर मान लेते हैं मास अभी m है, ठीक है, इस पूरा सिस्टम का मास m है, और ये जो है v वेलोसिटी यानी 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये चल रहा है, सपोज दैट ऐसे है। अब हम क्या करेंगे, इस लोडेड ट्रक में पीछे इसका जो रहता है ना, इसको रोकने के लिए, मटेरियल सब रोकने के लिए एक डोर टाइप का रहता है जो खुल जाता है। अब हम क्या करेंगे, उसको खोल देंगे, उसको, गाड़ी चल ही रहा है, ट्रक स्पीड में है अपना कितना 20 मीटर पर सेकेंड, या इसको आप किलोमीटर में भी कर सकते हैं। तो मान के चलिए हम एक एग्जांपल समझा रहे हैं कि 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से ये चल रहा है। अब हम क्या किए, इसका पीछे का जो ढक्कन होता है उसको हम खोल दिए। तो पीछे का ढक्कन को खोल देने से क्या होगा, वो जो कोल होता है यानी कोई भी मटेरियल जो छोटे छोटे साइज का होता है, तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे गिरने लगेगा। तो जब धीरे धीरे गिरने लगेगा तो क्या डिक्रीज करने लगेगा, मास, इसका मास क्या है, डिक्रीज करने लगेगा। ठीक है, इसका मास क्या है, डिक्रीज करने लगेगा। तो मास अगर इसका डिक्रीज करने लगेगा, अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास डिक्रीज कर रहा है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसका मोमेंटम धीरे धीरे घट रहा है। किसका, ये पूरा ट्रक का, और ये ट्रक पर जो लोडेड मटेरियल है वो पूरा मिला के एक सिस्टम बना है, उस सिस्टम का मोमेंटम आपका घट रहा है। अब इसका उल्टा समझिए, आप इसमें लोडेड करते जाइए, किसी दूसरे गाड़ी से इसको लोडेड करते जाए तो इसका मास क्या होगा, इंक्रीज करते जाएगा। और अगर इसका मास इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो उस टाइम क्या होगा, इसका मास इंक्रीज करने से क्या होगा, इसका मोमेंटम फिर बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कंडीशन देख सकते हैं कि मास भी कभी कभी चेंजिंग होगा, लेकिन किसी बॉडी का नहीं चेंजिंग हो रहा है, वो सिस्टम ऑफ बॉडी का चेंजिंग हो रहा है। तो उस कंडीशन में उसका मोमेंटम को मोमेंटम क्या होता है, बढ़ता है और घटता है। अगर मान लेते हैं मास में बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा। इसका भी अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे, तो इसका भी यहां पर P ले लिया, यहां पर M ले लिए, तो इसका भी ग्राफ आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, इसका भी ग्राफ क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अभी तो हम लोग ये सब किए कांस्टेंट, अब अगर हम मोमेंटम को ही कांस्टेंट कर दें, ठीक है, तो मोमेंटम को कांस्टेंट करने पर क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो तीसरा कंडीशन में हम लोग यानी थर्ड कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, मोमेंटम को ही कांस्टेंट कर देते हैं। इफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, किसी बॉडी का मोमेंटम अगर कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, किसी बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट हो जाता है, जैसे समझिएगा P इक्वल टू जो M इंटू V है, अब हम लोग मोमेंटम को कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, समझिएगा, मोमेंटम को कांस्टेंट कर देते हैं। मोमेंटम यानी मोमेंटम P का मतलब क्या हो गया यहां पर, कांस्टेंट। तो इस कंडीशन में क्या होगा,
P अगर कांस्टेंट हो जाता है, यानी ये वाला, यानी P कांस्टेंट हो जाता है, तो m इंटू भी क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट। m इंटू भी यहां पर कांस्टेंट हो जा रहा है, और इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। m इंटू भी अगर कांस्टेंट है ना, तो इसका मतलब समझिएगा, जैसे कि देखिए इसको थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं हम यहां पर क्या लिखते हैं a इंटू बी इक्वल टू 12, है ना, a इंटू बी इक्वल टू 12, यानी a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वो 12 आएगा। इसको समझिएगा, अगर a इंटू बी के मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 12 आ रहा है, तो अब यहां पर देखिए, जैसे अगर मान लेते हम यहां 2 इंटू 6 करेंगे तो भी 12 होगा, 1 इंटू 12 करेंगे तो भी 12 होगा, 3 इंटू 4 करेंगे तो भी 12 होगा, और अगर मान लेते हैं यहां पर 4 इंटू 3 करेंगे तो भी 12 होगा, और 6 इंटू 2 करेंगे तो भी 12 होगा, और 12 इंटू 1 करेंगे तो भी 12 होगा। इसका मतलब को समझिएगा, ये बहुत अच्छा चीज है। कभी भी ये मैथ में भी आप अप्लाई कर सकते हो, फिजिक्स में भी अप्लाई कर सकते हो। जब हमने कहा कि दो क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, वो 12 है, तो आप यहां पर देखिए 12 दो नंबर का मल्टीप्लाई से 12 आने वाला लगभग हम सब पॉसिबल ऑर्डर को लिख चुके। यहां पर एक बात को समझिएगा, पहले a का वैल्यू 1 को देखिए, फिर a का वैल्यू 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 12 आया। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर a का वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब हम लोग a का वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक b का वैल्यू डिक्रीज कर जा रहा है। यही तो बात समझाना है कि अगर दो क्वांटिटी का मल्टीप्लाई अगर मान लेते हैं कांस्टेंट है, तो एक को अगर आप बढ़ाओगे तो दूसरा ऑटोमेटिक घट जाएगा। देखिए इसको बढ़िया से देख लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई 6 से किए 12 आया, 1 का मल्टीप्लाई किए 12 से 12 आया, 3 का मल्टीप्लाई किए 4 से 12 आया, फिर 4 का मल्टीप्लाई किए 3 से 12 आया, फिर 6 का मल्टीप्लाई 2 से किए 12 आया, फिर 12 का मल्टीप्लाई 1 से किए फिर 12 आया। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इधर वाला क्वांटिटी को हम बढ़ा रहे हैं तो ऑटोमेटिक इधर वाला घट रहा है। तो यहां पर m इंटू भी इक्वल टू कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप मास को बढ़ाइएगा तो भी ऑटोमेटिक घट जाएगा, और अगर भी को बढ़ाइएगा तो मास को अगर घटाइएगा तो भी को ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ना पड़ेगा। यही बात है कि अगर मान लेते, यहां पर देखिए इस बात को आप समझिएगा कि अगर ये गन है, सपोज दैट कि ये गन है, यहां से क्या निकलता है, गोली निकलता है, बुलेट निकाला जाता है गन से क्या होता है, बुलेट निकाला जाता है। लेकिन अभी आप लोग को एक बात समझना चाहिए कि गन से जब बुलेट निकलता है ना, तो गन भी पीछे आता है और बुलेट आगे जाता है। इसको हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, यानी इस सिस्टम के पास जो होता है ना, मोमेंटम जो रहता है कंजर्व रहता है। लेकिन बुलेट देखिए, अभी आप लोग कभी भी ऐसे नहीं देखे होंगे कि बुलेट जितना स्पीड से आगे जाता है उतना स्पीड से गन पीछे आता है, ऐसा आप कभी नहीं देखो। लेकिन आपको यह पता है कि इसमें क्या होता है, जब भी बुलेट को हम लोग यहां से फायर करते हैं तो बंदूक यानी गन भी पीछे आता है। अब इस बात को समझिएगा, यहां पर यह सिस्टम पे जो मोमेंटम था, मान के चलिए कि ये एक मोमेंटम देने वाला मशीन है। गन क्या है, मोमेंटम देने वाला एक मशीन है। इसमें जो है मोमेंटम दो चीजों को दे रहा है, एक बुलेट को भी दे रहा है और गन जो है इसको भी मोमेंटम प्रोड्यूस करवा रहा है। तो यहां पर देखिए, आप देखे होंगे कि इसका जो बुलेट जो होता है वो काफी तेजी से जाता है और इसके पास इतना ज्यादा मोमेंटम होता है कि किसी का जान भी ले सकता है, जबकि गन भी पीछे तरफ आता है उसी मोमेंटम से। लेकिन गन के पास ये कैपेसिटी नहीं होता है कि किसी का जान ले सकता है। अब इसका रीजन क्या है, देखिए अब एक बात को समझिएगा कि अगर मान लेते हैं कि 50 ग्राम का है, तो गन का बुलेट अगर 50 ग्राम का है, तो ये गन जो है ना कम से कम 1 केजी का होता है। क्या होता है, कम से कम 1 केजी का होता है, ठीक है। अब एक बात को समझिएगा कि ये अगर मान लेते हैं पूरा ये जो गन और बुलेट का जो सिस्टम है, ये अगर मान लेते हैं सपोज दैट कि ये 100 यूनिट ऑफ मोमेंटम प्रोड्यूस करेगा, दोनों के लिए, गन के लिए भी और बुलेट के लिए भी, यानी मोमेंटम दोनों के लिए सेम रहेगा 100। तो बताइए यहां पर हम क्या बोले, मास इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी ये मोमेंटम जो है कांस्टेंट है वो कितना है, 100। अब अगर जिसका मास ज्यादा होगा
होगा, ये अगर ज्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा, और जिसका मास कम होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो ये जो बुलेट का जो मास होता है ना वो ग्राम में होता है। देखिए ये क्या होता है 50 ग्राम या कोई 20 ग्राम का होता है, इस तरह से बहुत छोटा होता है, बहुत बड़ा भी होता है, वो डिपेंड करता है उसका साइज पर, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये क्या है 50 ग्राम का, आप यहां पर 50 ग्राम रखेंगे, आप यहां पर 1 केजी रखेंगे, तो 50 ग्राम का वेलोसिटी ऑटोमेटिक क्या होगा, ज्यादा होगा, और इतना ज्यादा होता है कि ये फाड़ के घुस जाता है, ठीक है। यानी अगर किसी का बॉडी में आप फायर करते हो तो बॉडी का आर पार हो जाएगा अगर उसको सामने से मारोगे तो, ठीक है। लेकिन उसी मोमेंटम में ये जो गन है वो ज्यादा पीछे नहीं आता। इसका रीजन क्या है, इसका मास ज्यादा होता है, इसका मास। देखिएगा मशीन गन में भी क्या होता है, मशीन गन को पकड़ के रखने के लिए स्टैंड लगाया जाता है ताकि मशीन गन पीछे ना, उसका भी रीजन हम अभी बताएंगे जब मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे तब। लेकिन यहां पर समझिए क्या समझना है कि अगर मास और मोमेंटम को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो जिसका मास कम होगा उसके पास वेलोसिटी ज्यादा होगा, जिसके पास मास ज्यादा होगा उसके पास वेलोसिटी कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक मोमेंटम सेम रहेगा। अब एक बात को समझिएगा, ठीक है। सपोज दैट आप मान लेते हैं कहीं पर बाइक से जा रहे हैं, ठीक है, बाइक से जा रहे हैं, तो बाइक में अगर जा रहे हैं, एक बाइक में एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, से दोनों का पहले क्या था, दोनों का सेम मोमेंटम दिया गया है। यानी सेम मोमेंटम का मतलब क्या है, दोनों में पहले दो बाइक था, एक ए नाम का बाइक था, एक बी नाम का बाइक था, दोनों में सिंगल बंदा बैठा हुआ था और गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, ठीक है। दोनों के पास स्पीड सेम था, सब कुछ सेम था, यानी जो भी था सब कुछ सेम था, ठीक है। मोमेंटम सेम था, वेलोसिटी सेम था, मास सेम था, सब कुछ सेम था। अब क्या करेंगे, एक बाइक में एक और लड़का ऊपर से जंप करवा देंगे कि बैठ जा भाई ऊपर में। तो अब यहां पर देखिए एक जिस बाइक में एक और लड़का बैठ जाएगा उसका क्या हो जाएगा, उस सिस्टम का मास ज्यादा हो जाएगा। तो मास ज्यादा होने के कारण क्या है, उसका वेलोसिटी ऑटोमेटिक घट जाता है। ये आप डेली लाइफ में करके देख सकते हो। तो मेरा कहने का यहां पर यही अर्थ है कि अगर मास बढ़ाओगे तो वेलोसिटी कम होगा, मास घटाओगे तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा। इसका अच्छा एग्जांपल है बुलेट और गन वाला, ठीक है। ये हो गया। अब अगर मान लेते हैं इसका अगर ग्राफ देखिए, यहां पर क्या है, यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो वेलोसिटी और मास जो है ना एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्सली। और एक बढ़ा रहे हैं दूसरा भी बढ़ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये है आपका मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम यही है, मोमेंटम यही है, ठीक है, मोमेंटम यही है। तो इसीलिए क्या होता है ना कि अगर मान लेते हैं एक लोडेड व्हीकल है, लोडेड गाड़ी है, फुल लोडेड गाड़ी है, ठीक है, तो फुल लोडेड गाड़ी देखिएगा हमेशा कि गाड़ी किसी भी इंजन का जो मोमेंटम क्रिएट करने का ना एक लिमिट होता है, उससे ज्यादा वो मोमेंटम उसमें प्रोड्यूस नहीं करवा सकता। किसी भी गाड़ी का इंजन का एक लिमिट होता है अपना, ठीक है, वो लिमिट सबका अलग अलग होता है। तो जो बहुत ज्यादा लोडेड होता है, जैसे जो ट्रांसपोर्ट के लिए काम किया जाता है बड़ा बड़ा व्हीकल का, बड़ा बड़ा तो उसमें क्या होता है कि देखिएगा जब उसमें लोडेड रहता है तो वो ज्यादा स्पीड नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि लोडेड होने से क्या होगा, उसका मैक्सिमम स्पीड कम हो जाएगा। लेकिन वही जब खाली हो जाता है तो उसका स्पीड देखते हो कैसे रोनते हुए चला जाता है ट्रक सब, ठीक है। तो ये हाई ट्रक हो गया, हाईवा हो गया, ये सब क्या है, उसका स्पीड खाली टाइम देखिएगा ना बहुत स्पीड रहता है, रोन के आपको पूछेगा भी नहीं, उड़ा के ले जाएगा, इतना स्पीड जाता है रात में जब नो एंट्री खुल जाता है तो। लेकिन उसी में जब कोयला लोडेड किया हुआ रहता है तो देखिएगा वो लाइन बाय लाइन एकदम धीरे धीरे जाता है। जब ढलान मिल जाता है तो उसको हालतें खराब हो जाता है उठने में। क्यों? क्योंकि उसके पास मोमेंटम तो फिक्स रहता है लेकिन मास उसका ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण वेलोसिटी और वो बढ़ा ही नहीं सकता है। फिर वो खाली करता है तो हड़बड़ा के चला जाता है। तो ये था मोमेंटम। अब हम लोग समझेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन का सेकेंड लॉ को अब हम लोग देखेंगे, क्योंकि न्यूटन का सेकेंड लॉ मोमेंटम से ही रिलेटेड है।
ये अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, यानी न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है इस चीज को समझेंगे। लेकिन इसको समझने के लिए कुछ बातों को फिर से रिमाइंड करना पड़ेगा। कुछ बातों को क्या फिर से रिमाइंड करना पड़ेगा? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को रिमाइंड करना पड़ेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि किसी का कंडीशन को चेंज कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। कहीं भी किसी का कंडीशन यानी स्टेट, कंडीशन दैट मींस मैं स्टेट से रिलेटेड कर रहा हूं, किसी का स्टेट को आप चेंज कर रहे हो। स्टेट को चेंज करने का वहां क्या मतलब था कि अगर कोई रेस्ट में है या रेस्ट में ना होकर किसी डायरेक्शन पर वो मूविंग में है, तो आप किसी का डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो या किसी का स्पीड को चेंज कर रहे हो या कोई रुका हुआ उसको मोशन में ला रहे हो या कोई चल रहा उसका रोक रहे हो या किसी का डायरेक्शन में चेंज कर रहे हो, तो इन सारे बातों को चेंज करने का मतलब होता है कि किसी का स्टेट में चेंज करना। तो अगर किसी का स्टेट को आप चेंज कर रहे हो तो वहां पर आपको एक फोर्स लगाना पड़ता है, यानी फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग अच्छा से पढ़ लिए थे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आप इसको समझिए कि वो फोर्स कितना होता है। तो न्यूटन कहता है कि जब भी आप किसी बॉडी पर या किसी दूसरे बॉडी का स्टेट को आप चेंज करते हो फोर्स लगा के, तो वो जो फोर्स होता है यानी जो उस पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो फोर्स इक्वल टू होता है द टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। यानी देखिए, जब आप फोर्स लगाओगे तो वेलोसिटी में चेंजिंग हो जाएगा, रुका हुआ है तो वो चलना शुरू हो जाएगा, और अगर मान लेते हैं वो एक डायरेक्शन में है तो दूसरे डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा? मोमेंटम, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और ऐसे होता है ना कि आप बोलोगे कि सर हम वेलोसिटी चेंज नहीं करेंगे लेकिन उसका डायरेक्शन हुआ चेंज कर देंगे। तो जब आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ, और वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर चेंज हुआ तो मोमेंटम का डायरेक्शन भी चेंज, मतलब मोमेंटम में भी चेंज हो गया। ठीक है, अब या तो आप बोलोगे कि सर हम डायरेक्शन नहीं, उसका वेलोसिटी को चेंज करेंगे, किसी का वेलोसिटी को चेंज करेंगे। तो वेलोसिटी को चेंज करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सीलरेटर देना पड़ेगा, दैट मींस फोर्स लगाना पड़ेगा। डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टीयरिंग घुमाना पड़ेगा। स्टीयरिंग घुमाओगे तो फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर वेलोसिटी को कम करना है तो आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा, यानी वहां भी आप फोर्स लगा रहे हो। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अगर मान लेते हैं कहीं भी किसी भी बॉडी पर आप फोर्स लगा रहे हो और उसका वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है, दैट मींस उसका मोमेंटम में चेंजिंग हो रहा है, तो आप जो फोर्स लगा रहे हो ना वो फोर्स किसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा? उसमें जो मोमेंटम में जो चेंजिंग हो रहा है ना उसका टाइम रेट का प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या कहता है? ये कह रहा है द फोर्स अप्लाइड on a moving body is directly proportional to the time rate of change in momentum या linear momentum और मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम, बात समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब को समझिएगा। जैसे दैट इज अगर मान लेते हैं कि कोई है ना, कोई जैसे अगर मान लेते इफ अ बॉडी ऑफ मास m, ये यहीं तक है, ये लोग क्या है? यहीं तक है। मास ऑफ m इज मूविंग विथ वेलोसिटी u। ठीक है, u वेलोसिटी के साथ मूविंग कर रहा है, बॉडी जो है u वेलोसिटी के साथ मूविंग कर रहा है। अब जैसे ही बॉडी u वेलोसिटी के साथ मूविंग कर रहा है, अब इसका वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं। तो वेलोसिटी को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, वेलोसिटी को इंक्रीज करोगे एक्सीलरेटर लगाना पड़ेगा, वेलोसिटी को डिक्रीज करोगे ब्रेक लगाना पड़ेगा, यानी दोनों ही कंडीशन में फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन अलग अलग तरीका से।
एक्सीलेटर देने से क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, और ब्रेक लगाने से डिक्रीज कर जाएगा। तो जब हम लोग एक्सीलेटर देते हैं या ब्रेक लगाते हैं तो उसमें टाइम भी रहता है कि आप कितना देर तक एक्सीलेटर दे रहे हो या कितना देर तक ब्रेक लगा रहे हो, उसी हिसाब से उसका वेलोसिटी में चेंजिंग होता है। तो अब अगर मान लेते हैं, अब क्या है कि मान लेते हैं इफ एफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी फॉर टाइम t। अब t टाइम के लिए बॉडी में हम F फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अभी हम क्या बताएं कि जब भी हम एक्सीलेटर देते हैं या ब्रेक लगाते हैं उस कंडीशन में टाइम भी रहता है कि आप कितना देरी तक लगा रहे हो। तो मान लेते हैं F फोर्स यहां पर क्या है, F फोर्स या इफ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द बॉडी फॉर टाइम t, ठीक है। F फोर्स को हम लोग t टाइम तक अप्लाई कर रहे हैं। तो t टाइम तक अप्लाई करने से क्या होता है, उसका वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। सो इट्स वेलोसिटी बिकम्स v। इसका वेलोसिटी कितना हो जाता है, v। बॉडी का वेलोसिटी कितना हो जाता है, v। हम F फोर्स को t टाइम तक लगाएं, जो वेलोसिटी u से चल रहा था उसका वेलोसिटी कितना हो गया, v हो गया। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, पहले वेलोसिटी कितना था, u था, अब वेलोसिटी कितना हो गया, v। तो क्या हुआ, मोमेंटम में चेंजिंग हुआ। तो भाई मोमेंटम में कितना चेंजिंग हुआ ये तो जान लेते हैं, मोमेंटम में कितना चेंजिंग हुआ, ठीक है। मोमेंटम में कितना चेंजिंग हुआ, तो इनिशियल मोमेंटम क्या था, इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं, P1। तो ये कितना था, m इंटू यू, मास इंटू वेलोसिटी, लेकिन यहां पर जो वेलोसिटी यूज करेंगे वो क्या हो गया आपका m इंटू यू। अच्छा, फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, यानी बाद वाला मोमेंटम कितना हो गया, इसको हम लोग P2 बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू v, उसका वेलोसिटी में चेंजिंग हो गया। अब अगर मान लेते हैं हम यहां पर चेंज इन मोमेंटम बोलेंगे, चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम को हम लोग यहां पर डेल्टा p बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डेल्टा p। और डेल्टा p इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1, क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1। यही क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। जैसे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी में हम क्या बताए थे, डेल्टा v, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x। तो जो भी चेंज होता है ना उसका क्वांटिटी को हम लोग डेल्टा से डिनोटेड करते हैं। तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा p। तो अब यहां पर देखिए डेल्टा p इक्वल टू क्या होगा, यहां पर हो जाएगा mv माइनस एम यू, क्या हो जाएगा, एम भी माइनस एम यू। अब यहां पर देखिए अगर हम इसका टाइम रेट निकालेंगे, टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हो गया आपका, डेल्टा p बाई टी, क्या हो गया, डेल्टा p बाय टी। तो यहां पर t को हम लोग क्या लिखेंगे ना, डेल्टा t से इंडिकेट करेंगे। डेल्टा t क्या इंडिकेट करता है, टाइम इंटरवल को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू, है ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि ये जो टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हो रहा है ये किसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आपका फोर्स का। यानी आप जो फोर्स लगाए थे F, इसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेल्टा p बाई डेल्टा t, डेल्टा p बाई डेल्टा t। यही है आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ या न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही है। अब अगर मान लेते हैं इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, किसका, कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, ये वाला वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर लिखते हैं, हम यहां पर लिखते हैं, तो ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, सॉरी इक्वल टू बोल रहे, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका, एम भी माइनस एम यू बाय टी हो जाएगा, इसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहां पर इसका वैल्यू हम लोग हटा दिए, डेल्टा टी बोलिए या ये बोलिए, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहां पर देखिए
यहां से क्या है, इसको हम लोग कॉमन ले लिए m को, तो यहां हो गया v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी हो गया। अब यहां पर याद रखिए v माइनस यू किसका फॉर्मूला होता है, v माइनस यू जो होता है ना, v माइनस यू बाई टी इक्वल टू होता है आपका एक्सिलरेशन का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है, एक्सिलरेशन का फॉर्मूला। तो अगर हम यहां पर लिखेंगे F प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए, तो इससे आपको हैरान नहीं होना है, क्योंकि v माइनस यू बाई टी इक्वल टू क्या होता है, a। तो हम लोग इसके जगह पर क्या पुट कर दिए, इसके जगह पर a पुट कर दिया, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये जो सिंबल है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल का सिंबल, ठीक है। तो ये सिंबल जब भी हटेगा तो इसके बदले में इक्वल टू के साथ साथ एक कांस्टेंट आता है। तो ये जो कांस्टेंट होता है वेयर k इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, k को जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। k को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इस k का वैल्यू हर एक कंडीशन में अलग अलग होता है, नाम सेम रहता है लेकिन इसका वैल्यू अलग अलग होता है, क्योंकि प्रोपोर्शनल का सिंबल तो हर एक जगह आ सकता है, बहुत जगह आ सकता है। जो भी क्वांटिटी एक दूसरे पर डिपेंडिंग है तो उसमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा, लेकिन इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन का हर एक कंडीशन में अलग अलग वैल्यू होता है। लेकिन हाँ, एक चीज हम बता देना चाहते हैं कि ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब भी आएगा किसी भी नया क्वांटिटी के लिए, फिजिक्स में जब भी ये प्रोपोर्शनल का साइन फिजिक्स में कभी भी किसी नया क्वांटिटी के लिए आएगा। अब चूंकि फोर्स, यहां पर समझिए, चूंकि फोर्स जो है न्यूटन लॉ से ही हम लोग को पता ही चला था कि फोर्स होता भी है। फिजिक्स में फोर्स का इंट्रोडक्शन अगर देखा जाए तो ये कहां से हम लोग को पता चला, न्यूटन का लॉ से ही। तो यहां पर ये जो फोर्स हम लिखे हैं, ये फोर्स जो है आपके लिए, मैंने इस लॉ के लिए एक न्यू क्वांटिटी है। तो यहां पर जो k का वैल्यू आएगा किसी न्यू क्वांटिटी के लिए, जो k का वैल्यू होता है उसको हम लोग 1 लेते हैं। तो यहां पर k का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो जब k का वैल्यू को हम लोग 1 यहां पर पुट करेंगे तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, सिंस k इक्वल टू यहां पर होता है 1, k इक्वल टू क्या होता है 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा, F इक्वल टू एम ए, 1 का वैल्यू पुट कर देंगे k की जगह, तो ये क्या हो जाएगा एम ए, ठीक है। याद कीजिए हम यही चीज बताए थे वीडियो का प्रीव्यू में, यानी जब हम लोग ओवरव्यू देखे थे फर्स्ट लेसन का, यानी फर्स्ट लेक्चर का ओवरव्यू देखे थे इस चैप्टर का, तो उसमें हम बताए थे कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो फोर्स को कितना होता है उसके लिए हम लोग को एक फॉर्मूला देता है। फर्स्ट लॉ हमको बताता है कि फोर्स कितना क्या होता है, और सेकेंड लॉ हम लोग को बताता है कि फोर्स कितना होता है। फिर थर्ड लॉ हम लोग को क्या बताएगा कि फोर्स का नेचर क्या होता है। तो देखिए यहां से आ गया कि फोर्स कितना होता है, कितना होता है फोर्स बाय एम ए क्या होता है, वेयर ए इज द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस ऑन दी बॉडी, प्रोड्यूस ऑन दी बॉडी। ए क्या हो गया, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस ऑन दी बॉडी। अब यहां पर एक और चीज को समझिएगा, क्या चीज समझना है, बहुत अच्छा चीज जो यहां पर समझना है वो जो है हर एक बुक में नहीं दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो यहां पर वो चीज को भी आप समझिए, क्या नहीं दिया हुआ रहता है। यहां पर जो एफ है ना, ये एफ इक्वल टू एक्चुअली में क्या आया था, यहां पर एफ इक्वल टू एक्चुअली में डेल्टा पी बाई क्या आया था, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। इसका मतलब क्या था, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी का मतलब क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम, और ये क्या हो गया, टाइम इंटरवल, यानी टाइम इंटरवल। इसका मतलब मोमेंटम को चेंज होने में कितना टाइम लगा वो टाइम, और ये मोमेंटम कितना चेंज हुआ वो, ठीक है। तो यहां पर फिर हम वही बोलेंगे, तो ये एफ इक्वल टू, अगर ये हटेगा के, तो यहां पर तो हम के का बता दिए थे कि के का वैल्यू 1 आएगा, तो यहां पर डेल्टा पी बाई क्या हो गया, ये डेल्टा टी। अब इस क्वांटिटी को अच्छा तो समझ लीजिए, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब यहां पर देखिए यहां से डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या आ गया, डेल्टा पी का फॉर्मूला यानी चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, डेल्टा टी इंटू फोर्स, या आप यूं कहिए फोर्स इंटू डेल्टा
टी। आप इस बात को बढ़िया से समझ लीजिए, इसी से आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इसका मतलब क्या है, देखिए अब अगर मान लेते हैं किसी के पास मोमेंटम कांस्टेंट है, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं, ये तो पूरा अच्छा से समझ में आ गया। अब यहां पर समझिए एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन डेली लाइफ में कहां देखने के लिए। एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ हम लोग को जो बुक में दिया जाता है, जनरली ज्यादातर बुक में आपको यहीं तक दिया जाता है, एफ इक्वल टू एम ए। क्या दिया जाता है, एफ इक्वल टू एम ए, यहीं तक दिया जाता है। लेकिन अगर आप इस स्टेप को अगर आप नहीं देखते हो तो बहुत सारे एप्लीकेशन से आप मतलब उसके बारे में जानने से आप दूर दूर रह जाओगे, ठीक है, दूर दूर रह जाओगे इस फॉर्मूला को अगर आप नहीं देखोगे तो अब इस फॉर्मूला से हम क्या बताने वाले हैं, इस चीज को भी समझते हैं, ठीक है। एक एक करके हम सब यहां पर सब कुछ समझेंगे। तो ये फॉर्मूला हम क्या बताएं कि ये फॉर्मूला जो है, देखिए डेल्टा पी इक्वल टू हम क्या बताएं, एफ इंटू डेल्टा टी, एफ इंटू डेल्टा टी। ये जो एफ यहां पर आता है, ठीक है, एफ यहां पर जो आता है वो क्या होता है, फोर्स। और डेल्टा टी क्या होता है, टाइम इंटरवल। और ये डेल्टा पी क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम। अब कभी भी आप देखिए, जैसे आप मान लेते हैं क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, क्रिकेट खेलते हो तो आप अगर मान लेते हैं फील्डिंग कर रहे हो, ठीक है, आप यहां पर फील्डिंग कर रहे हो, तो कभी आप देखे ये चीज नोटिस किए हो कि इसमें साइंटिफिक रीजन क्या होता है कि जब कोई गेंद ऊपर से आता है तो जब हम लोग उसको कैच पकड़ते हैं, तो जैसे अगर मान लेते हैं हम लोग यहां से कैच पकड़े गेंद को, ठीक है, यहां पर गेंद ऐसे ऐसे आता है, ठीक है, इस तरह से आता है। तो जब हम लोग कैच पकड़ते हैं तो अपने हाथ को जो है नीचे तरफ ले जाते हैं। इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि जब हम लोग कैच पकड़ते हैं किसी बॉल को तो हाथ को क्या करते हैं, नीचे की ओर ले जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमको उस बॉल से चोट ना लगे, यानी उस बॉल का जो स्पीड है वो स्पीड का इफेक्ट हमको ना पहुंचे, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हाथ को नीचे तरफ ले जाते हैं, अक्सर यही करते हैं, हाथ को नीचे तरफ ले जाते हैं। अगर आप हाथ नीचे तरफ नहीं ले जाते हो तो क्या होता है कि वो अचानक गेंद आता है, हाथ पर लगता है, हाथ को झटका बहुत जोर से लग जाता है, ठीक है। या आप क्या होते हो कि जैसे अगर मान लेते हैं कि आप यहां पर मान लेते हैं एक क्या है, यहां पर बहुत सारा बालू है, सैंड है, ठीक है, बालू है या रुई है, कुछ भी है, ठीक है, मान लेते हैं यहां पर रुई है, ठीक है, रुई है और आप यहां पर खड़े हैं, ठीक है, आप यहां पर खड़े हैं, यहां पर रुई है, ठीक है, रुई है ना, फॉर्म है यहां पर, फॉर्म, ठीक है, रुई है। अब अगर मान लेते हैं, दोनों कंडीशन को समझिए, कंडीशन 1 कंडीशन 2। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर हम लोग हाथ को नीचे ले जाते हैं। हाथ को नीचे ले जाने से होता है क्या, अब जितना नीचे ले जाओगे ना उसका इफेक्ट उतना कम होता है। तो देखिए यहां पर क्या होता है कि जैसे गेंद यहां पर है, देखिए यहां पर जैसे ही गेंद है तो इसके पास वेलोसिटी भी है। वेलोसिटी कितना है, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड है, आप मान लेते हैं हाथ को नीचे नहीं ले जाते, आप यहीं पर गेंद को रोकते हो। यहां पर गेंद का वेलोसिटी कितना है, मान के चलिए 10 मीटर पर सेकेंड गेंद का वेलोसिटी है। और यहां पर क्या होता है, हाथ को आप ऐसे किए, ऐसे यहीं पर रोक दिया, हाथ को हिलाए नहीं, यहीं पर रोक दिया, ठीक है। तो हुआ क्या कि गेंद का वेलोसिटी अचानक 0 हो गया, रोक दिए, इसका मतलब क्या है, गेंद का वेलोसिटी अचानक 0 हो गया, यानी गेंद का वेलोसिटी आप कितना कर दे रहे हो, तुरंत v1 इक्वल टू कितना कर दे रहे हो, 0। अब जैसे आप हाथ को यहां रखे, गेंद आया आपके पास, अब तुरंत उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। यानी इसका मतलब यहां पर डेल्टा टी जो है, टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, बहुत शॉर्ट हो जाएगा। टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम तो कांस्टेंट है, चेंज इन मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। अगर चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट है, टाइम छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका फोर्स ज्यादा हो जाएगा। अभी तो समझाएं कि अगर मोमेंटम या इधर वाला क्वांटिटी को ज्यादा करते हो तो ये जो दोनों प्रोडक्ट है, सॉरी ये इधर वाले को अगर कांस्टेंट करते हो तो ये दोनों प्रोडक्ट में जो रहेगा उसमें एक घटेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो अगर आप ऐसे डायरेक्ट रोक देते हो तो ये चीज क्या होता है, घट जाता है, तो ये चीज बढ़ जाता है। उसके पास जो फोर्स होता है, गेंद के पास जो फोर्स होता है, या आप जो उस पर फोर्स लगाओगे बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो जिसके कारण आपको चोट लग जाता है, इसी के कारण चोट लगता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन यहां पर देखिए,
लेकिन एक बात, जब हम लोग गेंद को नीचे लाते हैं तो उस टाइम क्या होता है ना कि गेंद का वेलोसिटी को कम जीरो करने के लिए हमको टाइम मिल जाता है। जैसे आप जितना नीचे लाओगे उतना चोट कम लगता है। क्यों? क्योंकि टाइम इंटरवल उसमें क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। वेलोसिटी को 10 से 0 करने में टाइम इंटरवल आपको ज्यादा लग जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, टाइम इंटरवल कम लगता है। तो ये टाइम इंटरवल अगर ज्यादा लगेगा, तो उसका फोर्स कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम लगाना पड़ता है। ठीक है। दूसरी बात, यहां पर आप देखे होंगे कि अगर मान लेते हैं आप कहीं खेल रहे हो, दौड़ा दौड़ी खेल रहे हो, ठीक है, इधर दौड़ रहे हो, उधर दौड़ रहे हो, आप गिर जाते हो किसी सॉलिड सरफेस पर, यानी हार्ड सरफेस पर अगर गिर जाते हो, जो सीमेंटेड है, ढलाई सरफेस है, उसमें अगर आप गिर जाते हो तो आपको घुटना पर बहुत चोट जोर से लगता है, चोट लगता है, इंजर्ड हो जाते हो आप। ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं आप कहीं बालू रखा हुआ, कहीं कपड़ा रखा हुआ, कुछ रखा हुआ, कुछ भी एनीथिंग जो भी रखा जो स्पॉन्ज करेगा थोड़ा सा, जिसमें जंपिंग टाइप का होगा, जैसे बालू का एग्जांपल समझिए। बालू में अगर आप गिरते हो तो फिर आप चोट नहीं लगेगा, उतना ही ऊपर से गिरिए, इतना ऊपर से गिर जाइए, चोट नहीं लगेगा आपको। लेकिन आपका सॉलिड सरफेस जो हार्ड सरफेस है उसमें आप गिरिए, चोट लग जाएगा। तो होता क्या है, देखिए दोनों कंडीशन में क्या है, जब आप हार्ड सरफेस पर गिरते हो तो अचानक आपका वेलोसिटी 0 हो जाता है। सरफेस पर गिरे, वेलोसिटी 0, तो वेलोसिटी 0 हो गया तुरंत, यानी डेल्टा टी कम हो गया, और डेल्टा टी कम होगा तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो फोर्स ज्यादा होगा तो उसको इफेक्ट तो दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन जब आप बालू में गिरते हो तो बालू में क्या होता है, बालू अंदर जाता है, तो बालू जब अंदर जाता है, या रुई में गिर रहे हो तो रुई अंदर मतलब दबता है, तो दबने से क्या होगा कि आपका वेलोसिटी का 0 होने में उसको टाइम लग जाता है। तो वेलोसिटी को 0 होने में अगर टाइम लग जाता है ज्यादा, तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और फोर्स कम हो जाएगा तो इफेक्ट कम लगेगा, इसलिए आपको चोट नहीं लगता है। यही रीजन है कि जब हम लोग ग्लास का बना हुआ कोई भी चीज लाते हैं, मटेरियल, गाड़ी में अगर ग्लास का बना हुआ कोई भी चीज लाते हैं, जैसे मान लेते हैं ग्लास का बना हुआ ग्लास ही लाते हैं, यानी कांच का बना हुआ ग्लास लाते हैं, सपोज दैट कांच से बना हुआ ग्लास लाते हैं, तो यहां पर क्या होता है, दोनों एक दूसरे से टक्कर खा के यानी कोलाइड करके टूट ना जाए, इसीलिए इसके बीच में हम लोग एक क्या रख देते हैं, एक कुछ मटेरियल रख देते हैं, कागज रख देते हैं, या सीट रख देते हैं किसी चीज का, या कपड़ा रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं, ताकि जब ये टक्कर तो होना ही होना है, चलेगा तो टक्कर होगा ही होगा, लेकिन जब इसमें कुछ रख देते हैं तो उससे टक्कर होता है तो उसका इफेक्ट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि टाइम, टक्कर का कोलिजन जो टाइम है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ज्यादा होने के कारण क्या है कि फोर्स का इफेक्ट कम हो जाता है। तो यही रीजन है कि जब हम लोग ग्लास का बना हुआ कोई भी मटेरियल लाते हैं तो उसके बीच में रैपिंग किया जाता है किसी पेपर से या किसी सीट से, ताकि जो है ये टाइम ऑफ, उसमें जो कोलाइडिंग होगा उसका टाइम ऑफ इंटरवल को कम किया जाए। कम करने से क्या होगा, फोर्स का इफेक्ट कम होगा, जो जिसके कारण ये जो भी हम लोग सामान लाते हैं, जो भी मटेरियल लाते हैं, वो सेफली आ जाता है। ठीक है, यही रीजन है। तो इतना सारा कुछ इसमें छिपा हुआ है, और अगर हम इसी को नहीं जानेंगे तो बहुत कुछ से हम लोग दूर दूर तक दूर रह जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। तो आज का वीडियो में यही तक बताएंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। जय हिंद।